दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की बहुत मजेदार कहानी। मोती की खेती बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है, उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे को वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो।
परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकरमों की घूंसे दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी बोरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी। उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी, इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दोवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। दो बैल का दूध बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बिल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई।
वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और शाह सकर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंचो और छियो छियो कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकारेण बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम की और डरीसो होकर एक किनारे खड़ी ही बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगो। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकाकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है? यदि साफ दो बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ए अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, हेरे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित
होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 3-4 मूर्ख बहुत मजेदार कहानी। एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी दो भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशहाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बत लाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, चारों मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो 2 को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे 2 मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, आत्मविश्वास और ईमानदारी की वजह से अकबर का चहेता बन गया था, परंतु दरबारी और मंत्री उससे जलने लगे। वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि किस तरह उसका अपमान करें। इसी जलन की वजह से एक दिन दरबार के नाई ने बीरबल के विरुद्ध एक योजना बनाई। बादशाह की दाढ़ी बनाते हुए उसने कहा, हुजूर, कल रात मैंने आपके पूज्य पिता को सपने में देखा। बादशाह ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उन्होंने क्या कहा? हुजूर, उन्होंने कहा कि यहाँ स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक कमी है, यहाँ कोई मजाकिया नहीं है जो उनका दिल बहला सके। अगले 2 दिन बादशाह इस बात के बारे में गंभीरता से सोचते रहे, आखिर कौन स्वर्ग जाकर उनके पिता का दिल बहला सकता है। उन्हें एक ही व्यक्ति का नाम सूझा, वह था बीरबल, और स्वर्ग जाने का एक ही तरीका था, मौत।
अकबर को बीरबल जैसे अच्छे व्यक्ति को खोने का बहुत दुख हो रहा था, परंतु अपने पिता के बारे में सोचकर एक निर्णय ले ही लिया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे बहुत चाहते हो और मैं समझता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी न समझते हुए बीरबल ने कहा, जी हुजूर। अकबर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पूज्य पिता का साथ देने के लिए स्वर्ग में जाओ। अब बीरबल को समझ आ गया कि यह किसी की उसे मारने की नीच योजना है। उसने नम्रता से कहा, हुजूर, मैं जरूर ऐसा करूंगा, परंतु मुझे तैयारी करने के लिए कुछ दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, जरूर। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, सो मैं तुम्हें तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय देता हूं। अब बीरबल चिंता में डूब गया। किसी ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है और उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। वह बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसे एक रास्ता सूझा। उसने अपने घर के पास एक खाई खोदी जो उसकी कब्र का काम करेगी। खाई से उसने एक सुरंग खोदी। यह सुरंग उसके घर के अंदर कमरे तक जाती थी। यह सब तैयारी करने के बाद वह दरबार में पहुंचा। जाते ही अकबर से बोला, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। अकबर ने पूछा, वो शर्तें क्या हैं? जल्दी कहो। मैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम मेरे पिता के पास स्वर्ग में जा सको। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के पास दफनाया जाए। दूसरे, मैं चाहता हूं कि मुझे जीवित ही दफनाया जाए ताकि मैं जिंदा ही स्वर्ग पहुंचूं और आपके पूज्य पिता का साथ दे सकूं। बादशाह को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत इन शर्तों को मान लिया और बीरबल को दफनाने की तारीख तय कर दी। तय किया हुआ दिन आ पहुंचा। बीरबल को जिंदा ही उसके घर के पास की खाई में दफना दिया गया। दफनाने की विधि पूरी होने के बाद लोग वहां से चले गए और बीरबल आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गया। अगले 6 महीने तक वह अपने घर के अंदर बंद रहा। अगर वह घर से निकलता तो कोई भी उसे देख सकता था और उसकी योजना बेकार हो जाती। 7वें महीने के पहले दिन वह लंबी दाढ़ी बढ़ाए और बिखरे बाल लिए बाहर निकला। वह सीधा दरबार में पहुंचा। उसे देखकर बादशाह अकबर चौंके और उन्होंने उससे पूछा, बीरबल, कैसे हो? तुम वापस कैसे आ गए? बीरबल बोला, महाराज, मैं स्वर्ग में आपके पूज्य पिता के साथ था। वहां उनके साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वे मेरे साथ से इतना खुश थे कि उन्होंने मुझे यहां आने की विशेष आज्ञा दे दी। अकबर अपने पिता के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या मेरे लिए कोई संदेश लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज। आपके पिता को एक नाई की कमी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत कम नाई ही स्वर्ग जाते हैं। मेरी लंबी दाढ़ी और बाल देख रहे हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि स्वर्ग में नाइयों की कमी है। आपके पिता ने संदेश भेजा है कि आप अपना नाई तुरंत उनके पास भेजें। अकबर को एकदम पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने नाई को बुलवाया और उसे जेल की सजा दी। उन्होंने बीरबल को उसकी तेज सोच के लिए बहुत सा इनाम दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है?
बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है। काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है। बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं। तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है। बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं। मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था।
यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई, जहां पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहां पनाह। अकबर, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं। नाई, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, लेकिन जहां पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए, उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर, ये क्या कह रहे हो, कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है।
नाई, जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहेकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला, जी जहां पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी जहां पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा। जहां पना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद। खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं, जहां पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरे ही नहीं वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए।
इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहां पनाह मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह! बीरबल, वाह! एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह! बीरबल, शुक्रिया। जहां पनाह, शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा।
मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। 3 अकबर ने एक बार बीरबल को किसी काम के लिए काबुल भेजा। वहां पर उन्हें एक जासूस समझकर वहां के राजा के सामने पकड़ कर लाया गया। राजा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल, मैं भारत से आया हुआ एक मुसाफिर हूँ। राजा, अगर तुम इतने बड़े यात्री हो तो बताओ तुम मेरे शासन के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल, आप पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं। आपकी ताकत और साहस की कोई तुलना नहीं है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन पूछा, तुम्हारे राजा के बारे में? बीरबल, वे एक नए चांद की तरह हैं, जिनकी तारीफ करने को ज्यादा कुछ नहीं है। राजा इतना खुश हुआ कि उसने बीरबल को एक थैला भरकर सोने की मोहरें दी। उसके लौटने पर अकबर के दरबारियों ने पहले ही बादशाह को बीरबल और काबुल के राजा के बीच हुई बातें बता दी। अकबर, बीरबल, मैंने सुना तुम्हें काबुल के राजा ने सम्मान दिया। बीरबल, हाँ जहांपनाह। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा। अकबर, मैंने सुना कि तुमने उन्हें पूरे चंद्रमा और हमारी नए चांद तुलना की। बीरबल, यह सच है जहांपनाह। अकबर, तुम्हारी अपने बादशाह की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? बीरबल, मैंने तो आपकी प्रशंसा की। बढ़ता हुआ चंद्रमा तो बढ़ती समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उससे प्रशंसा भी बढ़ती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चंद्रमा को दूसरे दिन से देखना शुरू करते हैं, जबकि पूर्ण चंद्रमा की शक्ति और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। अकबर, मैं तुम पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ। शिक्षा, अपने संदेश को इस प्रकार संप्रेषित करें कि प्राप्तकर्ता वही देखे जैसा वह चाहता है और उससे किसी की हानि भी न हो। कूटनीति एक कला है, इसे सीखें और पारंगत हों यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। यह वाहन में ईंधन की तरह ही आवश्यक है। 4 एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं। सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे।
दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा उसे सूली पर लटका देना चाहिए, किसी ने कहा उसे फांसी दे देनी चाहिए, किसी ने कहा उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई राय नहीं दी? जहां पनाह खता माफ हो, इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए और बोले, क्या मतलब? जहां पनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जुर्रत कर सकता है, वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होंगी। उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए, बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक,
हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सीख, गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। 6 एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे।
बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहां पनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल की चतुरता। मजेदार कहानी। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। ये आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में अकबर बीरबल विनोद 72 पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह केजी में बीरबल के बुद्धि परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलैंग के चारों पायरियों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे भुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। वे अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है? बीरचल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है व मेरी पलैंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है, परंतु दरअसल में वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।